हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मनिया है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मनिया स्टडी पॉइंट, है ना। जैसे कि ये आपको पता है, पिछले वीडियो में हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, है ना। तो साइटोलॉजी चल रही है। साइटोलॉजी के बाद में हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, विषाणु विज्ञान पढ़ेंगे। तो आइएगा इसी पार्ट को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं न्यूक्लियस के बारे में। आज हम थोड़ा सा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये हमने समझा दिया था। दोबारा से एक बार इसको और समझा देते हैं, समझिएगा। देखिएगा, वास्तव में ये जो है बीच में, ये क्या है, केंद्रिका है। और केंद्रिका के अंदर क्या है, ये पूरा जो है वास्तव में ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहता है, केंद्रक। इसके बाहर जो ये है, इस तरह की संरचना बनी हुई है, ये बाहर, ये वास्तव में क्या है, यह अंतः द्रव्य जालिका है। अंतः द्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की बताई थी हमने। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देख लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अब अंतःद्रव्य जालिका लिखी हुई है हमने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, माइटोकांड्रिया है। क्या है, माइटोकांड्रिया। वास्तव में माइटोकांड्रिया को हिंदी में माइटोकांड्रिया कहते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है। ये क्या है, प्लास्टिड है, अर्थात लवक है। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, अर्थात हरित लवक है। ये क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम भी कितने प्रकार का है, 80 प्रकार का है, क्योंकि हम प्लांट सेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल। प्लांट सेल में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, ये पाई जाती है। ठीक है ना, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। यहीं पे क्या है, रिक्तिका है। ये क्या है, रिक्तिका है, अर्थात वैक्यूल है। ठीक है, ये बाहर जो लेयर है, ये अंदर की तरफ जो ब्लू कलर की लेयर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो बाहर की ओर लेयर है, ये क्या है, कोशिका भित्ति। तो हमने कल कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिया है और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है ना। क्या न्यूक्लियस में देखिएगा, समझिएगा, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस जो होता है वास्तव में वह पादप कोशिका में बड़ा होता है। तुलना अगर हम करें जंतु कोशिका की और पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में क्या होता है, बड़ा होता है। कंपेयर करें अगर किससे, जंतु कोशिका में। और ये वास्तव में कोशिका जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसी के पास होता है। जबकि जंतु कोशिका में कहाँ होता है न्यूक्लियस, जबकि जंतु कोशिका में न्यूक्लियस बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में। लेकिन पादप सेल में कहाँ होता है, वह प्लाज्मा झिल्ली के पास होता है। क्लियर है पॉइंट। अब दो प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि न्यूक्लियस किस किस में नहीं पाया जाता। तो वास्तव में न्यूक्लियस जो मैच्योर आरबीसी होती है ना, आपकी मैच्योर आरबीसी, है ना, स्तनपायी जो होते हैं उनमें पाई जाती है आरबीसी, है ना। रेड ब्लड कार्पल्स जो बनकर क्या मिलकर क्या बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो उनमें क्या होता है, वास्तव में जो स्तनधारी होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता। किसमें, आरबीसी में नहीं होता। किसमें, आरबीसी में। और इसीलिए आरबीसी को क्या कहा जाता है, आरबीसी को इसीलिए ही मस्तिष्क रहित सेल कहते हैं। मस्तिष्क रहित सेल अर्थात ब्रेनलेस सेल्स कहते हैं। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। वास्तव में जो न्यूक्लियस होता है वह संवहन ऊतक में भी नहीं होता है। किसमें, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक की अगर हम बात करें, वास्तव में संवहन ऊतक क्या है, देखिएगा, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। वेस्कुलर मंडल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, वेस्कुलर सेल्स, सॉरी, है ना, वेस्कुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर सेल्स जो होती हैं उसमें जाइलम, ये ऊपर, ये फ्लोएम, और बीच में क्या होता है, कैम्बियम होता है। क्या होता है, कैम्बियम। ये वास्तव में कैम्बियम ही क्या करता है, यही वृद्धि और विकास करता है। पौधा बढ़ता है ना, वो कैम्बियम के कारण ही बढ़ता है, इसके कैम्बियम के कारण ही। तो वास्तव में संवहन जो ऊतक है उसी के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वास्तव में अगर ज्यादा डीपली जाए तो जो मैच्योर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इसके अंदर क्या होती है, स्लीव सेल होती है। क्या होती है, स्लीव सेल होती है।
सिव सेल होती है, और जो सिव सेल है वास्तव में इनके अंदर नहीं पाया जाता। क्या इनके अंदर नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस। और ये स्लीव सेल क्या करती है, बेसिकली ये ग्लूकोज का स्थानांतरण करती है, ग्लूकोज का स्थानांतरण करती है। ठीक है, तो इनके अंदर भी, स्लीव सेल के अंदर भी क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट, चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, हमने बताया था आपको कि वास्तव में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस वास्तव में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। एक मिनट, हाँ, तो हम बता रहे थे क्रोमेटिन, ठीक है ना, क्रोमेटिन के बारे में हम बता रहे थे। ठीक है, तो क्रोमेटिन वास्तव में क्या है, क्रोमेटिन आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। कौन, क्रोमेटिन। धागे जैसी संरचना होती है, क्रोमेटिन जहां पर भी आ जाएगा आप समझ जाइएगा कि क्रोमेटिन को हिंदी में कहते हैं धागे। तो धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है, क्रोमेटिन जो आगे चल के क्या कर देती है ना, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देती है। तो आज न्यूक्लियोटाइड के बारे में चर्चा करेंगे और डीएनए और आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। आज इसको फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, आइएगा, देखिएगा, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका डीएनए, एक होता है आपका आरएनए, है ना। तो डीएनए को क्या कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। जबकि आरएनए को क्या कहा जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। देखिए, कहीं पर भी अगर राइबोज शब्द आ गया तो अर्थात राइबोसोम से रिलेटेड है। अर्थात राइबोसोम क्या करता है, आपने पढ़ा होगा, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो कहीं पर भी राइबोस शब्द आ जाता है तो आप समझ जाइएगा वहां पर प्रोटीन का कार्य हो रहा है। ठीक है, आइएगा, अब वास्तव में जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसको समझिएगा आप बिल्कुल ध्यान से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है, शुगर यानी कि शर्करा, दूसरा बेस होता है अर्थात क्षार होता है, और तीसरा फास्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। यानी कि ये तीन चीज मिलकर किसका निर्माण करती है, वास्तव में ये तीन चीज मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड अर्थात डीएनए व आरएनए का निर्माण करती है। किसका, डीएनए व आरएनए का निर्माण करती है। अब यहां से प्रश्न जो इंपोर्टेंट बनेगा वह यह बनेगा कि शुगर और क्षार, शुगर और क्षार को क्या कहा जाता है, तो इसे न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर है पॉइंट, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ रही है। यानी कि जो डीएनए और आरएनए है अर्थात पॉलीन्यूक्लिक एसिड है, वह तीन कंटेंट से मिलकर बने हैं। किससे, शुगर यानी कि शर्करा, क्षार यानी कि बेस, और फास्फोरिक एसिड यानी कि फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड्स वास्तव में क्या है, शुगर और क्षार को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। क्लियर है पॉइंट, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। इसको रफ कर देते हैं, आइएगा, देखिएगा, एक चीज और समझिएगा ध्यान से बिल्कुल। अब डीएनए के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए, क्योंकि आपको पता है डीएनए सिर्फ तीन ही स्थानों पर पाया जाता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, आर्यभट्ट हरित लवक में पाया जाता है सिर्फ, है ना। आइएगा, तो डीएनए के बारे में देखिएगा, एक चीज समझिएगा, डीएनए जो होता है वास्तव में, डीएनए 2 हाइड्रोजन बंध के साथ व 3 हाइड्रोजन बंध के साथ में जुड़ा होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए में कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियर है पॉइंट, देखिएगा, होता क्या है वास्तव में, डीएनए के अंदर नाइट्रोजिनेसिस बेस भी होते हैं।
नाइट्रोजेनेसिस बेस मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वास्तव में नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं और प्यूरिन युक्त होते हैं और प्रिमिडीन युक्त होते हैं। किसके? प्यूरिन युक्त व प्रिमिडीन युक्त होते हैं। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? आगे चर्चा बताएंगे कि 3 कौन से हैं और 2 कौन से हैं। प्यूरिन में 2 होते हैं और प्रिमिडीन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। डीएनए जो है वास्तव में क्या है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बना होता है। और अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि अगर डीएनए ज्यादा स्थायी है कि आरएनए ज्यादा स्थायी है, तो वास्तव में जो डीएनए होता है वह ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात में? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, ज्यादा, तो इसलिए ये क्या है? ज्यादा स्थायी होता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। ये क्या है? डीएनए की स्ट्रक्चर है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, और उसी के आधार पर इसका एनालिसिस करते हैं। देखिएगा, अब आपने पढ़ा कि नाइट्रोजनस बेस इसके अंतर्गत होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन और प्रिमिडीन। तो जो प्यूरिन है, प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं? एडेलीन होता है। क्या होता है? एडेलीन होता है। क्या होता है? एडेलीन, एडेनोसिन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। और दूसरा कौन सा होता है? गुआनिन। क्या होता है? गुआनिन होता है। क्या होता है? गुआनिन होता है, गुआनिन। ठीक है, तो ये दोनों किसमें होते हैं? वास्तव में प्यूरिन में होते हैं। क्या होता है? प्यूरिन। एडेनिन का हम कोड ए लेते हैं और गुआनिन का कोड हम जी लेते हैं। क्या लेते हैं? जी लेते हैं। अगर हम प्रिमिडीन की बात करें, किसकी बात करें? प्रिमिडीन की बात करें, तो प्रीमिडीन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? इसमें थायमीन होता है, थायमीन होता है। दूसरा कौन सा होता है? साइटोसिन होता है, साइटोसिन। साइटो शब्द जहां पर आ जाए अर्थात कोशिका की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कोशिका की बात हो रही है। साइटोसिन। ठीक है, इसमें यूरेसिन भी होता है, यूरेसिलीन। क्या होता है? यूरेसिलीन। यानी कि प्यूरिन में कितने? 2 होंगे और प्रिमिडीन में कितना होंगे? 3 होंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखिएगा, एक चीज समझिएगा, जो गुआनिन होता है, जो एडेनिन होता है, एडेनिन हमेशा 2 बंध के साथ किससे जुड़ा होता है? वह थायमीन से जुड़ा होता है। किससे? थायमीन से। अर्थात थायमीन और किसके? एडेनिन, ठीक है, के बीच में जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, वह 2 बॉन्ड होते हैं, 2 बंध होते हैं। जबकि ये है साइटोसिन, ये है गुआनिन। तो साइटोसिन और गुआनिन के बीच में डीएनए में क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यानी कि इन 2 बंधों के बीच की जो दूरी है वह वास्तव में कितनी होती है? वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन एक पूरे खंड की अगर हम बात करें, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वह कितनी है? वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए का व्यास कितना होता है, तो डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिएगा। अब जो डीएनए होता है, बेसिकली बिल्कुल ध्यान समझिएगा, डीएनए जो होता है वो एक बार रफ कर देते हैं। आइएगा, इसको आप लिख लिया होगा। नोट्स और कॉपी, भैया कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए अभी, जिसने नहीं किया है। ठीक है, और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? वास्तव में 2 पेंटोज शुगर, कितनी? 2 पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। और इसमें बेसिकली कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। यानी कि 5 कार्बनों के साथ में पेंटोज शुगर जुड़ा होता है। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे कि पेंटोज शुगर होता क्या है ना? केमिस्ट्री में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है
और हमारा नेट क्वालिफाई है 2015 का, ठीक है। तो इसीलिए हमें सब चीज़ें पता है, ठीक है। बहुत ही डिटेल से आपको चीज़ें को पढ़ाएंगे, आइए समझिए। तो दो काइंड ऑफ शुगर होती है, 5 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। आइएगा, इसमें वास्तव में डीएनए जो होता है, हमने बताया आपको 3 ही जगह पर पाया जाता है। कहाँ पर? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। अर्थात इसे क्लोरोप्लास्ट को दूसरा नाम पर्णहरित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित भी कहते हैं। और ये डीएनए जो होता है वास्तव में डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स का मतलब द्विकुंडलित, कुंडलित माने हुए, 2 कुंडलित के कुंडलित की संरचना में होता है, अर्थात डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मॉडल ही वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में इतना डीएनए है वास्तव में कि जो इक्वेटर है, अर्थात जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, उसके 2.5 चक्कर लगा सकती है, ठीक है। इतना साइज होता है इसका। सारी कोशिकाओं की अगर हम बात करें पूरे शरीर की, मानव शरीर की, तो इतना डीएनए होता है कि पूरे एक भूमध्य रेखा के क्या कर सकता है? 2.5 चक्कर वह डीएनए लगा सकता है। क्लियर है पॉइंट? आइए अब एक चीज और समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि डीएनए के अंदर ही देखिएगा, डीएनए के अंदर, सॉरी, डीएनए के ऊपर जो होते हैं क्रोमोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? क्रोमोसोम लगे होते हैं। और वो क्रोमोसोम ही क्या करते हैं? आगे चल के जीन का वर्क करते हैं, अर्थात जेनेटिक मटेरियल। इसलिए तो कहा जाता है इसको अनुवांशिक पदार्थ, इसलिए तो कहा जाता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्वालिटीज होती हैं, जो गुण होते हैं, वह आगे पहुंचते रहते हैं। भाई अगर किसी के फादर क्या है? लंबे हैं, तो लड़का भी लंबा ही होगा, ठीक है। किसी के फादर के बाल कैसे घुंघराले हैं, तो आपके भी हो सकता है कि घुंघराले ही हो। तो यही क्या है वास्तव में, यही क्या करते हैं? आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इसीलिए इसे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल अर्थात अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझिएगा। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जबकि जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, क्योंकि वह छोटा खंड होता है। डीएनए का ही क्या होता है? छोटा खंड होता है, इसीलिए उसी को ही क्या कहते हैं? जीन। यानी कि ये देखिएगा, इस तरह की संरचना में ये अगर खंड मिला है ना, तो ये क्या है वास्तव में? जीन है। ये क्या है वास्तव में? जीन है। यानी कि एडेनिन थाइमिन के साथ में, साइटोसिन किसके साथ में कर रहा है? ग्वानिन के साथ में कर रहा है। फिर एडेनिन किसके साथ में? किसके साथ में कर रहा है? थाइमिन के साथ में कर रहा है। और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में कर रहा है। यानी कि ये पूरा जो खंड है, यही वास्तव में क्या कहलाया है? जीन कहलाया है। जीन के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे जेनेटिक में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो इसी के कोड के माध्यम से, ये कोड है प्रोटीन के, क्या है? प्रोटीन के कण है, नाइट्रोजनेसिस युक्त क्या है? बेस है। इन्हीं के माध्यम से, कोडों के माध्यम से हम क्या देखते हैं कि डीएनए मैच कराते हैं कि भाई इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने सुना होगा डीएनए मैच होता है, तो वही सब चीजें हैं, ठीक है। आइएगा, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आरएनए के बारे में भी। किसके बारे में? आरएनए के बारे में। तो आरएनए क्या है वास्तव में? मतलब सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि एडेनिन के साथ में यूरेसिन आता है। एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में क्या आता है? यूरेसिन आता है। जबकि साइटोसिन के साथ में क्या आता है? ग्वानिन आता है। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में आता है। क्लियर है? दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। यहाँ पर एडेनिन के साथ में क्या आ रहा है? यूरेसिन आ रहा है, जबकि यहाँ पर एडेनिन के साथ में क्या आ रहा है? थाइमिन आ रहा है। लेकिन साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ में ही ट्रिपल बॉन्ड बनाकर आएगा। कितना? ट्रिपल बॉन्ड बनाकर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड पे। इसीलिए तो हमने बताया था कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। क्लियर है पॉइंट? आइएगा, अब डीएनए के बारे में क्या समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। डीएनए जो, सॉरी, आरएनए जो होता है वह 1 पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है? 1 पेंटोज शुगर से बना होता है और एकल होता है, यानी कि सिंगल हेलिक्स होता है। क्लियर है पॉइंट? और डीएनए के अंदर ही हमने बताया, डीएनए और आरएनए के अंदर ही क्या है? नाइट्रोजन। ये सब चीजें हमने आपको यहाँ पर दर्शा दी हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, कि आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो वास्तव में आरएनए आपका केंद्रक में, और जो ये कोशिका द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।
कोशिका के अंदर जो सबसे ज्यादा गाढ़ा पदार्थ होता है ना, वह कोशिका द्रव्य ही होता है। तो कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा और न्यूक्लियस में पाया जाएगा क्या? आरएनए। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ? अब आरएनए जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो मैसेज भेजने का कार्य करता है। मैसेज आपको पता ही, आप भेजते हैं, मैसेज भेजने का कार्य कौन करता है? मैसेंजर आरएनए करता है। एक होता है ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आरएनए। छोटा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, और एम भी छोटा ही बनेगा। यहाँ पर छोटे ही बनने हैं ट्रांसफर आरएनए और आरएनए। आरएनए को ही क्या कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम आरएनए ही क्या करता है वास्तव में? देखिएगा, राइबोसोम हमने बताया था, राइबोसोम जहां पर भी आ जाए तो प्रोटीन का क्या हो जाता है? निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी कि वास्तव में ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम की सहायता करता है, अर्थात प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इसका प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। और सबसे छोटा, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा है, तो सबसे छोटा आरएनए भी यही होता है। सबसे छोटा आरएनए भी यही होता है। और आरएनए की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पादप जो विषाणु होते हैं उनमें अधिक पाया जाता है। जो पादप विषाणु होते हैं जैसे कि टीएमवी क्या है? टबैको मोसिक वायरस। आप वायरोलॉजी में पढ़ेंगे इसको, है ना? टबैको मोसिक वायरस यानी कि जो तंबाकू की पत्ती होती हैं उस पर जो धब्बे आ जाते हैं वे किसके कारण आते हैं? वे टबैको मोसिक वायरस यानी कि टीएमवी के कारण आते हैं। इसके टीएमवी के कारण आते हैं, टबैको मोसिक वायरस के कारण आते हैं। क्लियर है पॉइंट? सबसे पहले खोज भी तंबाकू की पत्ती में ही किया गया था। ठीक है, वायरोलॉजी में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ज्यादा और आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो वो एकेडमिक हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने आपको पढ़ाई है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब इससे संबंधित कोई भी चीज आपकी बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है, और लाइक भी भैया कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।